जैसा मैंने स्मार्ट क्लास के लिए बताया था, वैसे ही टैबलेट भी राज्य स्तर से मॉनिटर किया जा सकेगा। प्रत्येक टैबलेट की पूरी रिपोर्ट राज्य स्तर से उपलब्ध हो सकेगी कि कौन सा टैबलेट किस IEMI का टैबलेट किस विद्यालय में है। टैबलेट की लोकेशन आप कहीं भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। टैबलेट को सुरक्षित रखना है, चाहे आप विद्यालय में रखें, लेकिन सुझाव रहेगा कि आप उसको अपने साथ रखें ताकि उसकी सुरक्षा आप सुनिश्चित कर सकें, जिससे टैबलेट क्षतिग्रस्त और चोरी की समस्या से बचा जा सके। तो जो लखनऊ के आसपास के हमारे 6 जनपद हैं, यहाँ पर ऑनलाइन ऐप के मदद से हम लोग फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम लागू करने जा रहे हैं, पायलट करने जा रहे हैं। उसका छोटा सा एक आपको हेड्सअप हम देंगे। उसके बाद डिटेल सत्र इस पे हम लोग आने वाले कई दिनों में करेंगे। इसका यूजर मैनुअल आपके साथ डिटेल में चर्चा की जाएगी। आपके जनपद के अधिकारी, ब्लॉक के अधिकारी आपसे करते रहेंगे। मैं इसकी कुछ विशेषताएं आपको बताऊंगा। तो जो हमारे परिषदीय विद्यालय हैं, वहां पर छात्र छात्राओं तथा अध्यापकों की उपस्थिति फेशियल रिकॉग्निशन माध्यम से होनी है। चूंकि छात्र छात्राओं की उपस्थिति और अध्यापकों की उपस्थिति एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से भी इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, तथा राष्ट्रीय स्तर पर भी समस्त राज्यों से अपेक्षा है कि वो ऑनलाइन उपस्थिति की पद्धति शुरू करें। इसमें आप सभी का जो प्रेरणा टेक्निकल फ्रेमवर्क है, उसके तहत एक ऐप बनाया गया है, और आपका जो टैबलेट है उसमें यह ऐप राज्य स्तर से ही पुश कर दिया जाएगा। अगर आप अपने डिवाइस में, अपने मोबाइल फोन में यूज करना चाहते हैं, तो भी आप प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड करके यूज कर पाएंगे। आपका जो मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जिसमें आपकी MDM कॉल आती है, या DBT का ऐप यूज करते हैं आप जिस मोबाइल नंबर से, उसकी एंट्री करते हुए शुरू करना है। प्रधानाध्यापक अथवा इंचार्ज प्रधानाध्यापक के द्वारा शुरुआत की जाएगी। उसके बाद एक OTP 4 अंकों का पिन, उसको दर्ज करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आपके विद्यालय के समस्त शिक्षकों और बच्चों का डेटा अपलोड हो जाएगा। इसमें थोड़ा समय लग सकता है। इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसमें फिर 2 सेगमेंट रहेंगे, शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति। प्रारंभ में बच्चों की उपस्थिति हम लोग माह में सिर्फ एक बार लेंगे। शिक्षकों की उपस्थिति प्रतिदिन सुबह आने के समय और जाने के समय, उसी अनुसार ऐप पे आपको दिख सकता है आने के समय की उपस्थिति और जाने के समय की उपस्थिति, डैशबोर्ड और डेटा सिंक। डेटा सिंक इसलिए रखा गया है कि अगर आप उपस्थिति जब ले रहे हो, वहां पे इंटरनेट की उपलब्धता उतनी अच्छी ना हो, तो आप डेटा सिंक भी कर सकते हैं। हालांकि डेटा सिंक अपने आप भी हर 5 मिनट में होता रहेगा। शिक्षक उपस्थिति के लिए सबसे पहले आपको प्रोफाइल बनाना होगा। दाहिनी तरफ की स्क्रीन में आप देख सकते हैं। जब आप प्रोफाइल बनाने पे क्लिक करेंगे तो आपकी 3 फोटो क्लिक की जाएगी, और उसको वेरिफिकेशन के लिए आपके खंड शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। जब आपके खंड शिक्षा अधिकारी आपके फोटो, आपका नाम, आपके विद्यालय को वेरीफाई कर देंगे, उसके बाद आप अपनी उपस्थिति, अपने सभी स्टाफ की उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। इसकी सूचना आपको SMS से प्राप्त होगी। आने के समय की उपस्थिति के लिए क्लिक करना है, जाने के समय के लिए। डैशबोर्ड के लिए, डैशबोर्ड पे आप देख सकेंगे कौन शिक्षक या कौन सा छात्र उपस्थित है, कौन अनुपस्थित है। इसमें कई विकल्प होंगे। आप स्वयं की उपस्थिति सिर्फ ले सकते हैं, आप सिर्फ अन्य लोगों की उपस्थिति ले सकते हैं, आप सभी, आप अपनी और शिक्षकों की एक साथ भी कर सकते हैं। लेकिन सभी शिक्षकों की प्रोफाइल बनना आवश्यक होगा। सभी शिक्षकों का 3 फोटोग्राफ क्लिक करते हुए खंड शिक्षा अधिकारी को वेरिफिकेशन के लिए जाएगा। उस वेरिफिकेशन के बाद ही उपस्थिति दर्ज होगी। इस उपस्थिति को जियो फेंस रखा गया है।
यानी कि विद्यालय की जो परिसीमा है उसके भीतर आप रहेंगे तभी उपस्थिति आपकी लग पाएगी। यह ऐप इसको सुनिश्चित करेगा, इसीलिए आपको विद्यालय परिसीमा में रहते हुए उपस्थिति का यूज करना है। जब आप आने के समय की उपस्थिति लगाएंगे तो ऐप द्वारा रैंडम कुछ चीजें आपको कही जाएंगी। कई बार आपको कहा जाएगा कि आप अपनी आंखें झपकाइए, पलकें झपकाइए। कई बार आपको मुंह खोलने के लिए कहा जाएगा। कई बार आपको रेटिना मूवमेंट के लिए कहा जाएगा, या कई बार आपको हाथ उठाने के लिए। कई सारे रैंडम मूवमेंट्स होंगे सुनिश्चित करने के लिए कि कोई स्पूफिंग नहीं की जा रही है। तो इस तरह से आपकी उपस्थिति दर्ज कर दी जाएगी। सिमिलर तरीके से छात्र छात्राओं की उपस्थिति, तो छात्र छात्राओं की उपस्थिति अभी माह में एक बार है। उसके लिए डिटेल अभी निर्देश भेजे जाएंगे आप सभी को, चाहे वो छात्र उपस्थिति हो या शिक्षक उपस्थिति हो, उसका एक विधिवत आपको निर्देश प्रत्येक जनपद को राज्य स्तर से प्रेषित किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यूजर मैनुअल भी प्रेषित कर दिया जाएगा। छात्र छात्राओं की रजिस्ट्रेशन में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। जिन छात्र छात्राओं का डीबीटी आप दे रहे हैं उनका बस एक फोटो कैप्चर करना है और वेरीफाई करना है। आपको ऐसी लिस्ट उपलब्ध रहेगी सभी छात्र छात्राओं की, जिसके आगे बस इनका आप फोटो या फेस कैप्चर करते हुए इनकी प्रोफाइल रजिस्टर की जा सकेगी। सिमिलर तरीके से 3 फोटोज। ये छात्र छात्राओं के लिए भी जियो फेंस्ड होगा, यानी जियो बाउंड्री जो विद्यालय की है उसके बाहर ये ऐप नहीं कार्य करेगा। ये आप नंबर नोट कर सकते हैं सभी शिक्षक, ये बहुत ही आवश्यक है आप सभी के लिए, क्योंकि ऐप का यूज करते समय आपको हो सकता है कोई तकनीकी समस्या आए, या आप बीच में भी अ, अपने टैबलेट में कोई समस्या अगर आपको लग रही है तो भी आप इस हेल्पलाइन नंबर पे अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं, आपको यथासंभव निदान मिलेगा। विद्या समीक्षा केंद्र की ये हेल्पलाइन है। मेरा आग्रह है कि सभी शिक्षक इस नंबर को अनिवार्य रूप से सेव कर लें। तीसरा सेगमेंट मानव संपदा पोर्टल। इसमें मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पर मैं बात करूंगा जो आपके दैनिक अधिष्ठान संबंधी सुविधाओं के लिए आवश्यक है, और ये सिर्फ आपकी आवश्यकता के लिए है। आप जानते ही हैं कि लीव मॉड्यूल में कई शिक्षकों के अभी जो अवकाश अवशेष हैं वो सही नहीं है। राज्य स्तर से अभी ये व्यवस्था दी गई है कि यदि आपके बीएसए का पत्र आता है प्रमाणित करते हुए कि आपका अवकाश का विवरण जो प्रदर्शित है वो गलत है और सही विवरण हमें उपलब्ध कराया जाता है, तो राज्य स्तर से अभी विवरण सही कर दिया जाता है। परंतु यह प्रक्रिया विगत 2.5 वर्ष से चल रही है। अब इसको बंद करने का समय आ गया है, क्योंकि अवकाश अवशेष अब व्यवस्थित हो जाने चाहिए थे। तो इसमें चूंकि आज यूट्यूब सत्र हो रहा है तो आप सभी को इस माध्यम से भी मैं बताना चाहूंगा, अगले 3 दिवस में आप लॉगिन करते हुए अपने लीव अवकाश बैलेंस देख लें। गलत होने की स्थिति में खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से बीएसए ऑफिस और बीएसए ऑफिस से यहाँ पर प्रेषित करा दें। इसके बाद लीव मॉड्यूल बंद कर दिया जाएगा, उसका संशोधन उसका बंद कर दिया जाएगा। ये एक पहली आवश्यक बात थी। आप लीव मॉड्यूल कैसे देख सकते हैं लगभग सभी को पता होगा, फिर भी आप लॉगिन करके माई लीव में जाकर के आप बैलेंस अपना चेक कर सकते हैं। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप सभी अवगत होंगे कि मृतक आश्रित नियुक्ति जो विभाग में है वो ऑनलाइन हो रही है और उसमें मानव संपदा का डेटा प्रयुक्त हो रहा है। भगवान ना करे यदि किसी शिक्षक के साथ दुर्घटना होती है, मृत्यु हो जाती है, अकाल, तो उसके जो पारिवारिक आश्रित हैं उनको मृतक आश्रित नियुक्ति मिलने का प्राविधान है। लेकिन जो आपकी सेवा पुस्तिका का सेक्शन ई है जिसमें फैमिली डिटेल्स दी जाती हैं, तो आने वाले समय में अगर ऐसा कुछ गॉड फॉरबिडन आपके साथ होता है तो जो डिटेल्स में दिए गए लोग हैं वही मृतक आश्रित नियुक्ति के लिए अर्ह होंगे। अतः आवश्यक है कि आपकी फैमिली डिटेल्स सेक्शन ई में जो दिखाई गई हैं सेवा पुस्तिका में, उसको अनिवार्य रूप से आप चेक कर लें और उसको अपडेट करा लें। उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ और रिलेशन सारी चीजें सही करा लीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपके कभी भी होने वाले स्थानांतरण या प्रमोशन के लिए बहुत आवश्यक है, इसके साथ ही साथ चयन वेतनमान, प्रोन्नत वेतनमान के लिए भी बहुत आवश्यक है, वो मानव संपदा जो सेवा पुस्तिका सेक्शन जी है
उसमें आप देखेंगे ट्रांसफर पोस्टिंग डिटेल्स। उसमें आपके जब से आपने ज्वाइनिंग की है और आज तक के सभी विद्यालयों में आपने कब ज्वाइन किया, कब आप वहां से रिलीव हुए, किस पत्रांक या आदेश के क्रम में यह आपने कार्रवाई की है, वो दर्ज है। उसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब कभी ट्रांसफर की फिर से प्रक्रिया होगी तो डेटा यहीं से आपका लिया जाएगा। सेक्शन एच ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ब्लॉक में जो बीआरसी पे संबंधित कर्मी है उनका बहुत बड़ा रोल है। शिक्षक अपनी सेवा पुस्तिका में सेक्शन एच चेक कर लेंगे। यदि उनको कभी फाइनेंशियल अपग्रेडेशन हुआ है या उनको चयन वेतन मान का लाभ हुआ है या कोई पुरस्कार मिला है तो वो सारी सेवा हिस्ट्री इसमें दर्ज कर सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं ये अगर दर्ज रहेगा, क्योंकि वित्त लेखा अधिकारियों को पर्याप्त निर्देश दिए गए हैं कि मानव संपदा की सेवा पुस्तिका ही मान्य होगी। अब आपका कोई भी अधिष्ठान संबंधी लाभ देने के लिए सारे विवरण मानव संपदा की सेवा पुस्तिका से ही मान्य किए जाएंगे। अब उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं सेक्शन एच में एक कर्मी को चयन वेतन मान मिला है, उसके ट्रांजैक्शन में सिलेक्शन ग्रेड दर्ज है। ऐसे ही एक कर्मी का प्रमोशन हुआ है तो उसके सेवा पुस्तिका में प्रमोशन की एंट्री दर्ज है। आप भी चेक कर लीजिए, अगर ना है नहीं है तो संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को इस आशय का प्रार्थना पत्र दे दीजिए। और खंड शिक्षा अधिकारियों से अपेक्षा है इसको तत्काल व्यवस्थित करा लें। साथ ही साथ विभागीय कार्यवाही अगर हुई है तो सेक्शन एल में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों का दायित्व है कि किसी भी शिक्षक के विरुद्ध हुई अनुशासनिक कार्यवाही को अनिवार्य रूप से दर्ज करें, जैसे कि भौतिक सेवा पुस्तिका में दर्ज किया जाता था। अगर आप नहीं करते हैं तो इसमें संलिप्तता मानी जाएगी और आगे इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित होगा। ये जो पांचों बिंदु मैंने बताए हैं, इसका अगर आप सही नहीं करते हैं तो आपको इसका बहुत नुकसान कई बार उठाना पड़ता है। पिछले स्थानांतरण में भी कई टीचर्स का कैडर नहीं सही था, कई टीचर्स का जेंडर नहीं सही था, कई टीचर्स का फोन नंबर ना होने की वजह से उनको नुकसान हो गया, कई शिक्षकों की सब्जेक्ट मैपिंग ना होने की वजह से उनको नुकसान हो गया। तो आने वाले समय में ऐसे आपके साथ आपको जो है खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसके लिए आप ससमय अपने डेटा सही कर लें। एरियर मॉड्यूल आप सभी अवगत हैं, उसके द्वारा एरियर आपके आवेदन किए जाते हैं। इसमें कुछ चीजें और अभी जोड़ी जा रही हैं, इसको और पारदर्शी बनाया जा रहा है। इसमें बेसिक शिक्षा अधिकारी से के स्तर से जो आदेश निर्गत होता है उसको भी ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। लास्ट में मानव संपदा का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु, जो शिक्षक पहले किसी अन्य विभाग में थे या बेसिक शिक्षा विभाग में किसी अन्य पद पर थे या बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक ही थे परंतु अन्य किसी भर्ती के शिक्षक थे, दोबारा शिक्षक बने हैं, तो उनको नवीन आईडी यूज करनी होगी। उनको नया मानव संपदा आईडी जनरेट कराना पड़ेगा, ना कि पुरानी आईडी को ट्रांसफर कराने की। ये ध्यान रखिएगा, ये समस्या खासकर 69,000 की भर्ती के शिक्षकों के सामने आ रही है, उनके लिए ये ध्यान देने योग्य बिंदु है।